राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए महिला आरक्षण सबसे पहले फैसलों में शुमार होगा। खास बात यह है, राहुल का यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया है। ये वो वीडियो है जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। उसमें छात्राएं उनसे सवाल पूछ रही हैं। मजे की बात यह है, सवाल पूछा गया, अगर आप प्रधानमंत्री बने तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। इस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधे सवाल का जवाब दे दिया। पहले जरा सुन लीजिए राहुल का यह बयान, उसके बाद इसका होगा विश्लेषण। सुनिए। What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a prime minister? I would give women's reservation. If somebody asked me what would you teach your child, one thing I would say humility, because from humility you get understanding. सुना आपने राहुल का यह बयान। सुनने में तो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक कदम लगता है, लेकिन इसके इस वीडियो के, उनके इस जवाब के, उस सवाल के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आधिकारिक रूप से इस समय सिर्फ पार्टी के एक सांसद हैं। हालांकि पर्दे के पीछे के पार्टी के अहम फैसलों में उनका रोल आज भी है। 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद शायद यह पहली बार है जब राहुल ने इशारों में खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है, बता दिया है। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक याद करिए, जिसमें उन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनने के सुझाव पर, कांग्रेस नेताओं की मांग पर विचार करने का वादा किया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने, याद होगा आपको, उनसे कहा था कि आप फिर से अध्यक्ष पद संभालिए। पहले तो मना करते थे, लेकिन हाल में जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो विचार करेंगे। अक्टूबर में अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए विचार करने की बात पिछले महीने, और अब प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर सीधा जवाब। क्या राहुल एक बार फिर से केंद्र की सियासत में खुलकर सक्रिय होने वाले हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं? दूसरी तरफ यूपी चुनाव में बेहद एक्टिव प्रियंका गांधी का फोकस प्रदेश की महिला वोटरों पर है। महिलाओं को लुभाने के लिए प्रियंका लगातार घोषणाएं कर रही हैं। अब महिलाओं के आरक्षण पर राहुल का यह बयान यूपी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति की अगली कड़ी भी माना जा रहा है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या राहुल गांधी ने खुलकर ठोक दिया पीएम पद पर दावा? और दूसरा, प्रियंका गांधी ने क्या बना दिया महिला आरक्षण को मुद्दा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, बीजेपी की तरफ से नेहा जोशी हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी को आप देख पा रहे हैं, और दो राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, अक्सर राष्ट्र की बात में आपको दिखाई देते हैं, आशुतोष और प्रदीप सिंह। दोनों के विचार अलग होते हैं, लेकिन डिबेट में इन दोनों के साथ बहुत मजा आता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। अलका, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, मुझे पता है कि आप भी महिला आरक्षण पर बोलने को बेताब होंगी। राहुल ने वादा कर दिया देश में लागू करेंगे, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं। जैसा मैंने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा था, शायद यह पहली बार है, मुझे याद नहीं पड़ता, कि प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर राहुल ने इससे पहले कभी खुला सीधा जवाब दिया हो। खासतौर से पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहले क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे सीधा जवाब। इसका मतलब क्या पीएम बनने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए? अलका, मानक जी, देखिए, सवाल बनता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये नहीं था सवाल, ये था कि वो प्रधानमंत्री जाते हैं तो पहला कदम क्या उठाएंगे। और एक महिला हूं इसलिए बहुत खुशी हुई, गर्व महसूस होता है। उन्होंने सीधी उस आधी आबादी को केंद्र में लाकर बात की कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहला काम वो देश की महिलाओं को 33% महिला आरक्षण कानून दे। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके एक तरफ उनकी माताजी और एक तरफ उनकी बहन महिला सशक्तिकरण का खुद के घर में सबसे बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण है। ये सोच, ये विचार, ये फैसला वही आदमी ले सकता है जिसका सशक्तिकरण का काम घर से शुरू होता हो। उनके पिताजी अगर की मैं बात करूं, जो भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री थे, पंचायती राज में भी 33% महिला आरक्षण का अधिकार उन्होंने दिलवाया। श्रीमती सोनिया गांधी जी की यूपीए की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने खुद 33% महिला आरक्षण बिल लोकसभा में टेबल भी किया है। अब ये चुनौती सीधा आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिनके 22 में 8 साल पूरे होने वाले, मात्र 2 साल बचे हैं। चुनौती सीधे दे दी गई है। क्या ये काम
सत्ता में पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है ठीक है, ओके फाइन, ऑल राइट, आपकी चुनौती का जवाब अभी लूंगा, लेकिन मेरा सवाल वही है अभी भी। आप देखिए, आप भी तो कांग्रेस की एक कार्यकर्ता, एक नेता है ना अलका, आपको भी क्या राहुल गांधी के इस जवाब में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पहली बार वो खुलकर ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं अगर जाहिर है देश की जनता चुनती है तो? अब से पहले तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार करने में भी वो कतरा रहे थे, फिर पिछली बार बोले अध्यक्ष के बनने के बारे में सोचूंगा, अब उनसे कहा गया पीएम बने तो क्या करेंगे? सीधा जवाब दिया, इसका मतलब पीएम बनने के लिए वो तैयार है। जहां तक संगठन की बात है, पार्टी चाहती है, हमारे जैसा कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां संभालें और आगे संगठन पार्टी को लेके जाए। वहीं देश की अगर बात है तो देश के लोगों से सीधा सवाल आया, यानी कि एक उम्मीद उनमें दिखती है कि देश का भविष्य कहें, भविष्य का प्रधानमंत्री के तौर पर कहें, वो राहुल गांधी जी में वो क्षमताएं, वो लोगों से जुड़ना, उनकी समस्याओं को सीधे संवाद के माध्यम से उनके हल पे बात करना, ये राहुल गांधी जी से उम्मीद की जा रही है और उसी से उम्मीद की जाती है जिसमें वो क्षमताएं वो सिद्ध दिखती हो। और हमें गर्व है कि राहुल गांधी जी से यह सवाल किया गया कि वो प्रधानमंत्री बने तो वो क्या करेंगे, ये हमारे लिए गर्व की बात। और साथ में नेहा जोशी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद पार्टी हो या देश की जो भी मिलेगी वो उससे पीछे नहीं। ओके नेहा, दोनों पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले इसी पर बोलिएगा, आपको लगता है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक दिया है या मैं गलत हूं, मैं गलत पढ़ रहा हूं उनके इस वीडियो को? नमस्कार मानव जी, सभी मेरे साथ पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो बहुत सालों से संजोए हुए हैं, हम सबको पता है, लेकिन क्या देश उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है या उनकी पार्टी के ही नेता उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? आई थिंक ज्यादा बड़ा सवाल ये है। लेकिन अगर मैं मुद्दे पे बात करूं, जो उन्होंने जवाब दिया कि वो महिला आरक्षण की बात करें, तो अलका लांबा जी की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर में प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। अच्छा लगता अगर वो कुछ ऐसे महिलाओं के नाम लेती, ऐसी महिला नेताओं के नाम लेती जो उनके परिवार से संबंधित ना होती, अपना ही नाम लेती। मैं अलका लांबा जी को ज्यादा बड़ा उदाहरण मानती हूँ महिला सशक्तिकरण का। इसके अलावा अगर इतना ही बड़े फ्लैग बेरर होते वो महिला सशक्तिकरण के, तो सुष्मिता देव जी और प्रियंका चतुर्वेदी जैसी नेताओं को पार्टी छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़ता। और हमें ये भी याद करना होगा कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो किस तरीके से उन पर आक्षेप लगाए गए, उनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रोल किया गया, राहुल गांधी जी ने उसको कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो देखिए, कथनी और करनी में जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा फर्क है। और मानव जी, एक स्टेटिस्टिक के साथ मैं यहाँ पर अपना कमेंट खत्म करूंगी कि अगर इतने सीरियस होते ना, पिछले 2017 में यूपी इलेक्शन हुए थे, केवल 11 महिला कैंडिडेट जीती थी राहुल गांधी जी की पार्टी में और पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय। 43 वुमेन कैंडिडेट बीजेपी में खड़ी थी। मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, कांग्रेस ने बहुत खराब वही किया। मैं उसी पे आ रहा था। अलका ने सीधी चुनौती दी है, अलका ने सीधी चुनौती दी है। वो कह रही है प्रियंका गांधी ने यूपी में वादा कर दिया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने पर कह दिया महिला आरक्षण देश में लागू करेंगे। आपको चुनौती है, आप एक स्टैंड ले लीजिए, महिला आरक्षण यूपी में और देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छे, बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए और परिवार से इतर महिलाओं को अरे होना चाहिए तो बहुत ही आसान जवाब हो गया। नेहा 1 सेकेंड, नहीं होना चाहिए नहीं, आप देंगे या नहीं देंगे? आपकी सरकार है। हमारी सरकार तो हमेशा बात करती आई है महिला सशक्तिकरण की। हमारी सरकार ही है जो गैर आरक्षित सीटें होती है पंचायत की, उसमें भी महिलाओं को टिकट देती है। हमारी ही सरकार है जिसने लोकसभा में भी सबसे ज्यादा, आज अगर महिलाएं देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ही आती है। अगर सबसे ज्यादा महिलाएं कैबिनेट में आती है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो हम ये जुमलों के आधार पर नहीं, किसने अभी तक कितनी महिलाओं को एमपी एमएलए मंत्री बनाया, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अब अगर मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी और देश में कह रही है महिला आरक्षण लागू करेंगे, तो रूलिंग पार्टी का स्टैंड क्या है? आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल चुनावी जुमला है, क्योंकि इनकी सीरियसनेस इस बात से भी पता लग जाती है कि 11 महिला कैंडिडेट यूपी इलेक्शन में इन्होंने फील्ड की थी। अगर सोच होती, अगर इच्छा होती तो वहां दिखती। पहले अपनी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन लागू करते, अलका लांबा जैसी महिलाओं को आगे करते, केवल परिवार की बात। ओके अलका, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं। मानव जी सिंपल, इन्होंने राहुल गांधी जी की बात को जुमला कह दिया। जुमले तो अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी की हर बात को खुद ही कह दिया था। मोदी जी तो भाषणों में कह देते हैं, जुमले होते हैं। हमने जुमला का मानती हूं, आपके पास समय है, आपके पास सत्ता है, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत है, 8वां साल शुरू होने वाला है। क्या आप लोकसभा में 33% आरक्षण बिल पारित? नेहा जोशी डायरेक्ट चैलेंज है।
तारीख नेहा जोशी। बताइए। मैं अलका लांबा जी को यहाँ पर याद दिलाऊंगी कि महिलाओं से ही संबंधित ट्रिपल तलाक बिल भी हमारी पार्टी लेके आई थी, जिसका विरोध आपकी पार्टी ने किया था। क्या उन महिलाओं का हक नहीं था? मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। महिलाओं को सिर्फ महिला आरक्षण में ना बांध के अलका जी ट्रिपल तलाक भी महिलाओं के बारे में था और उस तबके की ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ओके। महिला आरक्षण के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूं, क्योंकि आशुतोष, क्या मैं गलत पढ़ रहा हूं या आपको भी राहुल गांधी के इस वीडियो में, इस बयान में कुछ नया लगा? वो हिचक राहुल की मुझे लगा अब खत्म हो गई है। सीडब्ल्यूसी का बयान जिसमें बोले हां सोचेंगे अध्यक्ष बनने पर, और अब प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर सीधा जवाब हां कि हम लागू करेंगे। नहीं, मुझे लगता है किसी तरीके की हिचक तो दिखाई पड़ती नहीं इस पूरे के पूरे बयान में, क्योंकि सवाल बहुत सीधा था, बहुत साफ सवाल था कि आप अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या महिला आरक्षण बिल आप लागू करेंगे? उन्होंने कहा मैं लागू करूंगा। नहीं, सवाल आशु ये था कि अगर प्रधानमंत्री बने तो पहले क्या करेंगे? हाँ, पहले क्या? हाँ, तो बेसिक बात यह कि राहुल गांधी को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 5-7 साल से लगातार पोजीशन कर रही है, उसमें उनके अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई दूसरा उम्मीदवार है ही नहीं, और इसमें किसी को किसी तरीके की कोई गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो वो भी याद है जब 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या मनमोहन सिंह की जगह पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को गलतफहमी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो उनको गलतफहमी दूर नहीं, वो ये इसलिए पैदा हो गई थी गलतफहमी आशु, इसलिए क्योंकि राहुल 2019 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष तक बनने को तैयार नहीं थे। नहीं, देखो, वो दो अलग अलग इश्यूज है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस 2019 के चुनाव के बाद अगर अध्यक्ष पद छोड़ा तो भारत की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत की बात की जानी चाहिए और उसका सम्मान भी होना चाहिए कि अगर आप चुनाव नहीं जितवा सकते हैं तो फिर आपको अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को इस बात को बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसमें राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, मैं उसमें कांग्रेस पार्टी को दोष देता हूं जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद भी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाए। ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। ये G23 जैसे लोग जो बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, क्यों नहीं उन्होंने हिम्मत दिखाई कि राहुल गांधी की जगह अध्यक्ष? बिल्कुल ठीक है, नहीं आशु, लेकिन पता नहीं हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस और गांधी परिवार, खासतौर से गांधी परिवार, राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, उन लोगों ने जो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, फिर राहुल का यह कहना कि हम कांग्रेस अध्यक्ष दोबारा बनने के लिए तैयार हैं, और अब प्रधानमंत्री पद के सवाल पर कॉन्फिडेंट जवाब चाहते। तो पहले भी उनसे यह सवाल हुए हैं, वो कई बार कह भी जाते हैं कि प्रधानमंत्री देखा जाएगा, सीधा कहा उन्होंने। इसका मतलब अब वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, हिचक जो थी ना उनकी, वो सब खत्म हो गया। मानक, मुझे लगता है कि आपकी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से मैं उनको देख रहा हूं कि उनमें एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस आया हुआ है। वो चाहे विचारधारा के स्तर पर हो, चाहे पार्टी के संगठन के स्तर पर हो, और चाहे मुद्दों को रखने की जो उनकी कोशिश है उसके स्तर पर हो। हाँ, अब ये उनको किस हद तक, कितनी दूरी तक ले जाएगी, एक अलग तरीके का सवाल है। लेकिन एक चीज जो यहां महत्वपूर्ण है कि उनका यह बयान कब आया है। यह बयान अगर आप ध्यान दीजिए तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट के फौरन बाद आया है, और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट पे जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर जाकर सिमट गई है, और जिस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 जगह पर जमानत जब्त करा लेती है, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 31 साल पुराने बीजेपी के गढ़ से सीट जीत लेती है, और कर्नाटक के हंगेल में, जहां पे अगर आप ध्यान दें तो वो मुख्यमंत्री का अपना जिला था जहां पे जीत लेती। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है जो बार बार कहा जाता था कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, वहां कांग्रेस पार्टी भाजपा को मुकाबला नहीं कर पा रही। तो उस संदर्भ में अगर इस बयान को देखेंगे तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जरूर आया है, और राहुल गांधी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, प्रदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? क्या मेरा विश्लेषण आपको ठीक लगता है कि राहुल आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों विकल्प उन्होंने अब खोल दिए हैं? नहीं, देखिए, मैं आशुतोष जो बात कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा तो राहुल गांधी के अलावा कौन होगा। तो ये कोई पहेली नहीं थी जो आज सुलझा ली। बहुत स्वाभाविक सी बात। कांग्रेस पार्टी में अगर अध्यक्ष बनेगा सोनिया गांधी के बाद तो राहुल गांधी बनेगी। अब ये उनके ऊपर है कब उस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। और अगर जो ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, मैं भी सहमत हूं आपकी बात से भी आशुतोष।
लेकिन कारण मेरे हिसाब से दूसरा है। कारण यह है कि नया चैलेंज आ, और ये चैलेंज जो है वो भाजपा से इतर भी है। भाजपा का चैलेंज तो पहले से था ही। ममता बनर्जी 2 मई 21 के बाद चुनाव तीसरी बार जीतने के बाद राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उनकी बड़ी साफ दिखती है, कहीं कोई बात छिपा नहीं रही, अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, छोटे राज्यों से शुरू किया है, वहां तृणमूल कांग्रेस अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही। कितनी कामयाब होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो चैलेंज आया है। दूसरा, आप देखिए कि जो पार्टियां गैर भाजपा दल है, एनडीए से बाहर के दल है, उनमें राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो उस सबको देखते हुए मुझे लगता है राहुल गांधी ने ये जो परिवर्तन है उनके रुख पे, कि आप जब तक दावेदारी नहीं करेंगे कोई दूसरा आपका समर्थन कैसे करे। वो तो स्थिति ये हो गई थी कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो दूसरे लोग आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है वो भजन करें और आप उसके बारे में कुछ बोले ही नहीं। तो राजनीति में हेमवती नंदन बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो कहते थे राजनीति में अपनी बारात खुद ही सजानी पड़ती। तो इसलिए जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे, आगे बढ़कर दावेदारी नहीं करेंगे, मुद्दों पर उस तरह से बात नहीं रखेंगे, पार्टियों के साथ मिल बैठकर नेताओं के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक आपका दावा मजबूत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ओके, और क्या रिलक्टेंट पॉलिटिशियन का जो एक तमगा उनके ऊपर लगा हुआ है उसको भी धोने की एक और कोशिश माना जा सकता है? क्योंकि यूपी आ रहा है, उसके यूपी के बाद देखते देखते 2024 भी आ जाएगा। अब इंतजार कीजिए, यूपी के बाद अगर वो बने रहते हैं देश में, विदेश नहीं जाते हैं, जो गंभीरता अभी दिखा रहे हैं इसी गंभीरता से और इसी तरह से लगे रहते हैं, जिस तरह से पार्टी में फैसले करवा रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के फैसले ले रहे हैं उनको लागू करवा रहे हैं, अगर ये बना रहता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आप कि वो जो ये था कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो छवि जो है निश्चित रूप से बदलेगी। ओके, ऑलराइट। घनश्याम तिवारी, दोनों चीजों पर बोलिएगा। घनश्याम, मैं चाह रहा हूं पहले राहुल गांधी के इस रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के दाग कह लीजिए, तमगा कह लीजिए, उसको धोने की कोशिश आप इसे देख रहे हैं क्या? और फिर आइएगा महिला आरक्षण वाले वादे पर। ये 2 बातें बता दें कि आज ही के अनेक अखबारों में ये तस्वीर है, अगर आप इसे गौर से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से पुरुष प्रधान राजनीति हावी है कि एक भी महिला नेत्री नहीं है जो उस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है भारतीय राजनीति का ये सबसे मजबूत हिस्सा है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में जिस तरीके से महिलाओं की राजनीति में रुचि, उनकी प्रतिभागिता और उनका नेतृत्व बढ़ेगा, वो एक नया आयाम तय करेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक पार्टियां, जिसमें जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि MY हमारे लिए महिला और यूथ है, अनेक पार्टियां इस चीज पर कम्पीट करने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। जहां तक इस एनालिसिस की बात है कि राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, उनकी राजनीतिक गोल्स क्या हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। मेरी इस पर कोई राय नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति ऐसे दौर में है जहां पे भारतीय जनता पार्टी उसके खोखले वादों ने जनता को एकदम बेसहारा कर दिया है। युवा बेसहारा है, बेरोजगार है, देश का वह वर्ग जो चाहता है कि हर रोज अमन चैन की बातें हों वो बेसहारा है। इसी तरीके से आज नोटबंदी क्या राहुल बन सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? घनश्याम तिवारी, और क्या समाजवादी पार्टी को स्वीकार होंगे वो पीएम के तौर पे? हमारा जो राजनीतिक लक्ष्य है वो 2022 है। 2022 में जो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी उससे देश की जनता अपना मन बनाएगी। इस विचार से हम राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो 2022 के लिए जो प्रियंका गांधी ने वादा किया उसी पे स्टैंड ले लीजिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, उस पर मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहता हूं, ये अगर आप 2012 के आंकड़े देखिए और 2017 के आंकड़े देखिए तो ये सभी पार्टियों के ऊपर सवालिया चिन्ह उठाते हैं कि 2012 में और 17 में उत्तर प्रदेश में जितने अपराध और गंभीर अपराध के जिनके ऊपर लगे थे, जितने वैसे लोगों ने चुनाव लड़ा था उससे 1/4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, यानी कि 7-8% महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। और ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे लगभग 30-35% लोगों ने चुनाव लड़ा था। ये सभी पार्टियों के ऊपर सवाल है। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी पार्टी अगर महिलाओं के नेतृत्व, महिलाओं के अवसर और महिलाओं की समाज में
में बराबरी के ऊपर राजनीति करती है, तो चाहे हम लोहिया के विचार से इस बात नहीं को नहीं, प्रस्तुत सीधा स्टैंड करें या लीजिए ना। अखिलेश यादव जी की नहीं नहीं, एक अच्छी घनश्याम बात है। तिवारी सीधा स्टैंड लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन ऐलान किया था 40% टिकट महिलाओं को देंगे, उस दिन आपको कटघरे में खड़ा कर दिया था कि महिला आरक्षण में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली आपकी पार्टी थी। यह मुद्दा बनने वाला है यूपी के चुनाव में, इससे भाग नहीं पाएंगे आप। मैं कह रहा हूं ये अच्छी बात है, ये मुद्दा बनेगा और इस कटघरे में हम हमारी पार्टी खड़ी है, कोई बात नहीं, हम खड़ा होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से compete करें कि जितने अवसर महिलाओं को वो दे रहे हैं उससे अधिक अवसर हम दें। अगर आप देखिए हमारी नेत्री जूही सिंह है जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किए हैं, संदेश स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर बेटी। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी में इस बार कितनी प्रतिशत टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए? कांग्रेस ने 40% कहा है, आपकी पार्टी में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए? देखिए मेरा इस पे कोई कयास नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर इच्छा आपकी कोई मांग तो होगी, आपका कोई खुद का असेसमेंट तो होगा। अगर मेरी पार्टी अन्य पार्टियों से आगे बढ़कर महिलाओं को टिकट देती है तो इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अलका लांबा बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही है, बोलिए अलका। अलका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिएगा, लौट के आ रहा हूं, आपकी आवाज ठीक करवा रहा हूं। प्रदीप जी, महिला आरक्षण आपको लगता है मुद्दा बनेगा क्या यूपी में इस बार? और क्या राहुल गांधी, प्रियंका और राहुल के बयानों को अगर हम जोड़ के देखें तो क्या देश की आबादी को टारगेट करने का एक नया प्लान, राजनीतिक प्लान कांग्रेस ने बना लिया है? प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए, ऐसा है कि अगर ये कांग्रेस की ओर से घोषणा पंजाब से शुरू हुई तो शायद उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होती, एक बात। दूसरी बात, मानक जी, ये बात मेरी मान लीजिए कि महिला आरक्षण कोई पार्टी नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दो पार्टियों को बदनाम किया जाता। इन दो पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, उसके स्वरूप का विरोध। इन दोनों पार्टियों की मांग थी इस आरक्षण के अंदर जो है पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण हो, नहीं तो सवर्ण महिलाएं वो सक्षम है हर तरह से, वो परिवार के लोग उनके राजनीति में है, ये सारा कोटा वो ले जाएंगे। इस बात पर विरोध किया था। अगर कांग्रेस पार्टी ने जब लोकसभा में बिल पेश किया, गंभीर होती तो उस पर वोटिंग कराती, मालूम हो जाता कि कौन कहां खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के पास तब मुद्दा ज्यादा मजबूती से होता कि देखिए हम गंभीर थे, हमने कोशिश की, 2/3 बहुमत लोकसभा में हमारा नहीं था, इसलिए बिल गिर गया। जब भी हमको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलेगा हम इस बिल को पास करवाएंगे। तो मेरा मानना है कि कोई पार्टी महिला आरक्षण नहीं चाहती, लेकिन कोई पार्टी ये बोलना भी नहीं चाहती कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते। सब समाजवादी पार्टी और आरजेडी के पीछे छुपना चाहते। आशुतोष, क्या वाकई एसपी और आरजेडी को बदनाम किया जाता है? और जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, इस बार यह मुद्दा बनने वाला नहीं है जो कांग्रेस करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए उसने यूपी में यह दाव चलाया। नहीं, मैं प्रदीप जी की राय से 100% सहमत हूं, उसमें किसी तरीके की कोई बट परंतु लेकिन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब यह महिला बिल संसद के अंदर आया था, उस वक्त किस तरीके से इस पर हंगामा हुआ था। और यह बात बिल्कुल सच है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इनके नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि महिला आरक्षण के अंदर जो दलितों, पिछड़ों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी वो होनी चाहिए। मैं प्रदीप जी की इस राय से भी सहमत हूं कि महिला आरक्षण बिल इस देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, ना मुद्दा बन सकता है। एक ही शर्त पे बन सकता है, और उसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेहा जोशी और कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा अगर ये तय कर लें कि हमें इस महिला आरक्षण के लिए लड़ना है। दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जो बात प्रियंका गांधी कहती हैं, उस बात को खुद उनकी पार्टी के जो तमाम महिला पुरुष जो नेता हैं, क्या उसको वो संस्तुति देते हैं? संस्तुति नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दलितों के मसले पर सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से पिछड़ों के मसले पर सवाल खड़ा होता है, उसी तरीके से जो है ये पार्टी ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन, सारी पार्टियों की महिला सांसदों को, महिला नेताओं को स्पष्ट तौर पर सामने आना पड़ेगा और उनको साफ अपनी पार्टी के अंदर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और वहां यह कहना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर महिला आरक्षण को लागू करिए। दिक्कत की बात यह कि ऐसी कोई भी पार्टी की कोई भी महिला सांसद नेता नहीं कहती है। प्रियंका गांधी ने वो कोशिश की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे। क्या पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर, क्या पार्टी के सीडब्ल्यूसी के अंदर, क्या पार्टी की जो कैबिनेट के अंदर
जो राज्यों के अंदर कैबिनेट, क्या उनके अंदर 1/3 महिलाओं की भागीदारी हो पाएगी? इससे अभी बहुत दूर है कांग्रेस पार्टी भी। और मैं जी ओके, ऑलराइट। अलका, प्रदीप जी कह रहे हैं अगर सीरियस हैं, गंभीर हैं और ईमानदारी से वादा किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो पंजाब में क्यों नहीं किया, यूपी में क्यों किया, जहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं? देखिए, तो मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने बड़ी आसानी से कहा एसपी और आरपी रहे हैं, जबकि ये सच्चाई है। अगर वो इस बिल को पास होने देती तो आज ये मांग नहीं उठती। और ये आंदोलन, ये मांग आज से नहीं है, 25 सालों से महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, पास नहीं हो पा रहा। कांग्रेस की अपनी मजबूरी थी, बहुमत नहीं था। आज की सरकार के पास कोई भी बचने का, निकलने का तरीका नहीं है। नेहा जोशी ने कहा राहुल गांधी जी नहीं, पहले बताइए पंजाब में क्यों नहीं ऐलान किया, पहले बताइए पंजाब में क्यों नहीं ऐलान किया? आपको क्या पता कल हम कहां ऐलान करने वाले हैं? आपको क्या मालूम? ये हमारी बात है, हमने उत्तर प्रदेश ऐलान किया, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ऐलान किया है। ये क्या बात हुई बताइए कि ये हमारी बात है? प्रदीप जी कह रहे हैं अगर आप गंभीर थे तो आपको यूपी के साथ साथ, अच्छा यूपी के साथ ही चुनाव हो रहा है ना पंजाब में भी, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। आप गोवा नहीं, गोवा और उत्तराखंड में भी है। प्रदीप जी क्या, मैं तो कहूंगी वहां पर भी आप कहिए क्यों नहीं कर रहे। देखिए प्रदीप जी और मेरी बहस मत कराइए, बहस कि महिलाओं को उनका हक, नहीं एक सेकंड, बड़ा मुद्दा क्या है, महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलेगा या नहीं। नेहा जोशी ने कहा राहुल गांधी जी का नाम आया तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नाम क्यों लिया? अब नरेंद्र मोदी जी, अजय बिष्ट, आपके मनोहर लाल खट्टर, मोहन भागवत, इनके घर तो कोई महिलाएं हैं नहीं जिनका वो उदाहरण दे कि घर से ही महिला सशक्तिकरण शुरू करते हैं। उनके घर मोदी जी की महिला, मैं नाम नहीं लूंगी। अरे पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? नहीं, मैं क्यों पर्सनल अटैक? महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का हक, महिलाओं का स्थान घर से शुरुआत होती है। ये शुरुआत, ये उदाहरण कांग्रेस परिवार। ओके, नेहा जोशी, नेहा जोशी, जिसको अपने परिवार के नेहा विल रिस्पॉन्ड, नेहा जोशी, परिवार के बाहर की लीडरशिप दिखाई नहीं देती। बहुत ही निंदनीय वाक्य था आपका कि उनके घर में महिलाएं नहीं है। सबके घर में महिलाएं हैं, लेकिन केवल परिवार को आगे बढ़ाना, केवल परिवार की महिलाओं को ही प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना, उन्हीं को अच्छे पद देना, उन्हीं को टिकट देना, ये कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली है, यही उनकी नीति और नीति रही है। इसीलिए अलका लांबा कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा बनेगी, सोनिया मैनो बनेगी, लेकिन अलका लांबा नहीं बन सकती है। नहीं, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अलका जी से कि परिवार में महिला होने का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी है पुरुष की तभी महिला है। माँ भी महिला होती है, बहन भी महिला होती है, भाभी भी होती है, दादी भी होती है, चाची, नानी, मौसी भी होती है। तो ये कहना कि अगर किसी ने शादी नहीं की तो उसके परिवार में महिलाएं नहीं है, ये उदाहरण ठीक नहीं। और असल मुद्दा तो ये भी है ना अलका लांबा, इस पर भी बोलिएगा। प्रियंका गांधी से पूछा गया था 40% टिकट तो आपने कह दिया, महिलाएं इतनी मिलेंगी नहीं तो क्या होगा उस पे? आपको कैसे पता? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। उनसे पूछा गया अगर सबके घरों के, रिश्तेदारों के और वो सब उस तरह से हुआ तो बोली उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि परिवारवाद अगर महिला आरक्षण पूरा करने में या 40% महिलाओं को टिकट देने में उसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवारवाद और महिला आरक्षण ये साथ साथ कैसे जाएगा? नहीं, मुझे बताइए, राजनाथ सिंह जी का बेटा आए तो दिक्कत नहीं है, अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री का बेटा आए दिक्कत नहीं है, है ना, वरुण गांधी आए दिक्कत नहीं है। अगर महिला इस तरीके से आए तो आपको सब परेशानी है। क्यों हम तो कह रहे हैं कर दीजिए 33% महिला आरक्षण। जब बेटे आ सकते हैं तो बेटियां और बहुएं क्यों नहीं इस रास्ते से आगे आ सकती है? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि महिलाएं इस आधी आबादी का जो हक इतने सालों से छीना हुआ है, उन्हें मालूम है कि बिल पास। ओके नेहा जोशी, ऑलराइट, ओके नेहा जोशी, ओके नेहा रिस्पॉन्ड करिए। अलका कह रही है ऐसा लग रहा है मुद्दा तो ये बन गया है और ये यूपी चुनाव में और उसके बाद आगे भी देश में राहुल ने उसकी टोन सेट कर दी है। आधी आबादी के लिए अब ये मुद्दा ये बनाएगी कांग्रेस, इसको आप कैसे डील करेंगे इससे? मानव जी, मुद्दा महिला लीडरशिप बनना चाहिए, हर इलेक्शन में बनना चाहिए। और महिला होते हुए मैं तो ये चाहूंगी और एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर होते हुए, लेकिन तारा देवी जब देवरिया से टिकट मांगती हैं और उनको कांग्रेस के दफ्तर के अंदर पीटा जाता है, तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? तब उनकी लीडरशिप कहाँ थी? तब प्रियंका गांधी जी कहाँ थी? तब क्यों नहीं आवाज उठाई गई? तो देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। पिछले जनरल इलेक्शन में केवल 13% सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया था। ये आंकड़ा है जो सच्चाई बता रहा है, उनकी नीति बता रहा है, उनकी नीयत बता रहा है।
तो अलका लांबा जी यहाँ पर कितने भी राहुल गांधी जी के लिए प्रशंसा के शब्द करती रहे, सच्चाई जो है वो बदलेगी नहीं। ये पार्टी सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे सकती है। सोनिया एंटोनिया मेलो और प्रियंका गांधी वाड्रा से आगे कोई महिला। ओके नेहा एक चीज और, ऑल राइट, एक चीज और, लेकिन उन्होंने स्टैंड तो ले लिया। उन्होंने कहा यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देंगे। राहुल गांधी ने कह दिया महिला आरक्षण देश में लागू करेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए ना नेहा, आप भी एक महिला है। नेहा एक सेकंड, नेहा जोशी 1 सेकंड, महिला प्रधान प्रदेश है। अरे रुकिए तो सही, बात तो सुनिए मेरा पंजाब में नहीं बोला ऐसा। अच्छा, वो उन्होंने नहीं बोला, ठीक है, वो लेकिन दर्शकों ने देख लिया, इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आप भी तो कुछ बोलिए। क्या महिला आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 33% महिला आरक्षण देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मानव जी। अरे होना चाहिए तो लागू क्यों नहीं करते, लाते क्यों नहीं बिल? ज्यादा मैं मानती हूँ मानव जी कि आरक्षण पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होना चाहिए, ताकि सिर्फ बेटी बहन माँ को टिकट ना मिले। पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड लेवल। नेहा अगर होना चाहिए तो संसद में बिल क्यों नहीं लाते 33% आरक्षण का? या तो कहिए नहीं होना चाहिए, अगर कहते हैं होना चाहिए तो केंद्र में आपकी सरकार है, लाते क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ कि पहले आरक्षण पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होना चाहिए, ताकि माँ बेटी बहन को टिकट देने की जरूरत ना पड़े, पॉपुलिज्म ना हो। मतलब और हमारी पार्टी उसके लिए काम मतलब आपने एक राइडर, मतलब आपने एक कंडीशन लगा दी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि पहले पार्टियों में लागू करिए, उसके बाद हम देश में लागू करने के लिए पहल करेंगे। ठीक है ना नेहा, यही है ना? मानव जी स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं ये। पैट्रिक फिंच की एक स्टडी थी 14वीं लोकसभा पे, उसमें पता चला था कि अंडर 40 जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सारी महिलाएं उसमें थी, लेकिन कोई ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की बहन बेटी। अगर किसी वंशवाद, किसी नेपोटिज्म को में बढ़ावा देना है तो आप इसे बिल लाते रहिए, लेकिन अगर ट्रूली आप चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, अभी प्रदीप जी ने क्या कहा कि एसपी और आरजेडी को बदनाम किया जाता है। आप अगर चाहते तो सर्वसम्मति बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाते और उसमें पिछड़ों को आरक्षण दे देते, महिलाओं को। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? यह सही है मॉडल या नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि आपको हो सकता है कि आने वाले जो हमारे लोकसभा सत्र हो उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बिल लेके आ जाए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है कि वो अनाउंसमेंट यूपी में करते हैं पर उत्तराखंड में नहीं करते, पंजाब में करते, क्योंकि वो अभी पता है कि यूपी में। ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। आशु बोलिए। मानक, मुझे लगता है नेहा जी जोशी जी ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पार्टियों को अपने संगठन के अंदर जो है वो महिलाओं को आरक्षण की बात करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आरएसएस को कोशिश करनी चाहिए। आरएसएस में कोई महिला संगठन का कोई है या नहीं? आशुतोष जी, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा बेहतर। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं। नेहा जी बात सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, 1/3 पदों पर महिलाएं सुशोभित। नेहा जी आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। आरएसएस में जब से आरएसएस का गठन हुआ है उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं है। अगर प्रदीप जी बैठे हुए उनसे अगर आप पूछ लीजिए, वहां पे जिस लेवल का सेग्रीगेशन है, और ये सवाल आरएसएस के अंदर कई बार उठा, उनके आरएसएस के प्रमुख से कई सवाल पूछा गया। उसके बाद आरएसएस का भाग है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं आरएसएस में क्यों नहीं है? आरएसएस की पहले तो आरएसएस को राजनीतिक संगठन नहीं है, पर राष्ट्रीय सेविका संघ के बारे में जानते हैं आप? जिस संगठन के बारे में आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, जिस संगठन के बारे में अभी आपने कभी पढ़ा नहीं। ओके आशु कंप्लीट कर रहे हैं पहले। ओके नेहा, आपने जवाब दे दिया, ऑल राइट। आशुतोष माना की गलत बात। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रमुख संगठन है, उसके बाद वहां महिला संगठन है। कांग्रेस पार्टी में प्रमुख संगठन है, वहां महिला संगठन है। आरएसएस एक प्रमुख संगठन है, लेकिन उसका एक महिला संगठन। आरएसएस के अंदर महिलाओं की कितनी एंट्री है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने वाले हैं, वहां महिलाओं की एंट्री नहीं उस संगठन के अंदर। जो संगठन अपनी महिलाओं की दृष्टि है नजर आता है। ओके एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है प्रदीप जी, क्योंकि आशुतोष ने आपका जिक्र किया ये कहते हुए, आरएसएस और महिलाओं का जिक्र करते हुए। प्रदीप जी कुछ कहेंगे इस पर? क्या नाम बता दें, आज तक किया हो? भाई महाराज जी, मुझे तो अभी तक ये पता है कि आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी बन गई है आरएसएस, तो वहां भी 1/3 आरक्षण जरूर होना चाहिए। सवाल यह है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिनको उम्मीदवार बनाना है, उनके यहाँ अगर नहीं है तो फला एनजीओ में हो जाए, मान लीजिए आरएसएस में हो जाए, 40% हो जाए, और बीजेपी में 5% भी ना हो, तो क्या स्थिति होगी? उससे महिलाओं को कहां प्रतिनिधित्व मिलेगा, कहां संसद और विधानसभा में पहुंचेंगी? ओके ऑलराइट, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष जी ने कोई तर्क उनके पास बचा नहीं, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस में नहीं है। भाई वो कहते बीजेपी में साथ था।
ओके, मुझे आशु को टाइम देना पड़ेगा। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और मातृ संस्था अगर महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखती है तो भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के प्रति विचार को समझा जा सकता। मैं इतनी सी बात अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रदीप जी क्विक रिस्पॉन्स, प्रदीप जी क्विक रिस्पॉन्स। महिलाएं हैं, आशुतोष जी थोड़ा सा ध्यान है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं है। बात हम लोग कर रहे हैं 33% आरक्षण जो संविधान संशोधन से होगा लागू। ओके, वो राजनीतिक ओके, दलों पर होगा। क्लोजिंग कमेंट घनश्याम तिवारी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जीएसटी। देखिए, संक्षिप्त में 2 बातें कहूंगा। आपने नेहा जी से पूछा कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तब उन्हें याद आता है देश में क्या होना चाहिए, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के आरक्षण की बात हो, सबके साथ सबके विकास की बात हो, ब्लैक मनी की बात हो या नोटबंदी की बात हो। जब ये सरकार में आते हैं तो जो नहीं होना चाहिए वही चीजें होती रहती हैं, तो वो अलग बात है। तो हमने यहाँ तक अलग अलग लोग कहते हैं, अलग अलग जो मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था, नुकसान हुआ होगा उसमें। नहीं, उसका तो देश आपको। जीएसटी 10 सेकंड और, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, अंतिम बात कहूंगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व खोखला दिखाई दे रहा है, इसीलिए अलग अलग नेता राष्ट्र भर से उनको दिखाई दे रहा है कि 2024 में देश में नया प्रधानमंत्री होगा, इसलिए भी ये चर्चाएं महत्वपूर्ण होने ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बहस के लिए आशुतोष, प्रदीप जी, घनश्याम तिवारी, अलका लांबा, नेहा जोशी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।